हेलो, हेलो, नमस्ते दोस्तों। तो स्वागत है आपका और अपने एमबी एजुकेशन चैनल पर। तो आज मैं आपके सामने अपने 12th क्लास पॉलिटी का चैप्टर नंबर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ आपके सामने उनके नोट्स लाया हूँ। यह नोट्स से मैंने खुद ने इस बार आरबीएससी 2025 में 90.20% प्राप्त किए हैं और मुझे पता है कि मैंने 90 ही क्यों किए और मेरी इसमें क्या गलतियाँ थी और क्या इसमें मैं सुधार कर सकता था। तो दोस्तों मेरा भी यही कहना है कि यदि अगर आप इन नोट्सों के साथ अपनी पढ़ाई की शुरुआत करते हैं तो इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ कि आपके भी 90 से ऊपर या फिर 90 तक तो बन ही जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। और यदि अगर आपको ये नोट्स अगर अच्छे लगे और अगर ये इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, इसकी अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में अगर आपको उपलब्ध करानी हो तो आप मुझे इसी वीडियो पर नीचे कमेंट करें पीडीएफ और मैं आपको वहाँ पे डीएम करके बता दूंगा कि यह पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी। तो आप जल्दी जल्दी मुझे पीडीएफ के लिए आप एक मैसेज कर दें। तो आइए हम इस लेसन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ और उसके बाद हम इस लेसन को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि इस अध्याय में आप क्या पढ़ोगे। इस अध्याय में आप क्या पढ़ोगे, जो भी है ये सब आपको ऐसे के ऐसे अपनी कॉपी में उतार देना है। और यदि अगर आप कॉपी में उतारना नहीं चाहते हो, यदि आपके पास समय कम हो और आप चाहते हो कि हम जल्दी जल्दी पढ़ाई शुरू करें और हम इसकी कम से कम 6 से 7 बार हम इसकी रीडिंग कर लें, तो आप अभी के अभी आइए कमेंट सेक्शन में पीडीएफ के बारे में डालिए। मैं आपको जल्दी से जल्दी पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा। तो आप देखते जाइए कि इसमें जो भी लिख रहा है वो आपको उतारना है। उसके बाद हम जैसे इस अध्याय में क्या पढ़ेंगे, उसके बाद सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आएगा ट्विस्ट विद डेस्टिनी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 1947 में किया था। इसका मतलब था भाग्य वधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट। अब जो भारत आज़ाद हुआ है 14-15 अगस्त मध्य रात्रि, उसमें भाग्य वधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट, जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने अपना लोगों के सामने अपना भाषण दिया था और उसके सामने दो बातों पर सहमति हुई थी। यह क्वेश्चन आ सकता है, यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ट्विस्ट विद डेस्टिनी कहाँ हुआ था, किस समय हुआ था और क्या क्या हुआ था। उसके बाद जो भी बातें हुई, सपना हुआ साकार वगैरह। और स्वतंत्र भारत के आखिरी वायसराय, स्वतंत्र भारत के आखिरी वायसराय कौन थे, यह क्वेश्चन एमसीक्यू में या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में अति लघुरात्मक में आ सकता है। तो ये हमारे को ध्यान रखना होगा, इसको आप इम्पोर्टेंट लगा दीजिए क्योंकि ये एग्ज़ाम फैक्टर से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप देख लेना। उसके बाद भारत आज़ाद हुआ और उसके बाद पाकिस्तान भी 14 अगस्त को आज़ाद हो गया। स्वतंत्र भारत 1947 प्रथम मंत्रिमंडल, यह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु हमें याद रखना होगा यदि अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है कि उस समय अपने गृह सूचना और प्रसार मंत्री कौन थे, तो सरदार पटेल। ऐसे ओनली एक बार आपको पढ़ लेना है जिससे आपको यह याद हो जाएगा। तो उसके बाद हम नीचे चलते हैं। नीचे आएगी कठिन परिस्थितियाँ। ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर, 4 नंबर और 3 नंबर में आ सकता है। क्वेश्चन सीधे पूछ लेगा कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के समय कठिन परिस्थितियाँ क्या थी। तो आपको कोई बड़े या छोटे तरीके से आपको याद नहीं करना, आपको सबसे सिंपल ये 4 फैक्टर याद करने हैं: विभाजन, अभूतपूर्व हिंसा, विस्थापन और चुनौतियाँ। बस ये लिख के आपका 2 नंबर आराम से आ जाएंगे, 2 नंबर 3 नंबर आराम से आ जाएंगे। अब 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना क्या थी, यह इंपॉर्टेंट कर देना। ये 2 नंबर या 1 नंबर में इम्पोर्टेंट ही है, या आना इसका बिल्कुल भी मतलब इसको अपन भूल नहीं सकते, ये तो आएगी ही आएगी। माउंटबेटन योजना क्या थी, माउंटबेटन योजना अपन भारत और पाकिस्तान के बीच में जो विभाजन हुआ और जो रेखा बनी कि ये भारत है और ये पाकिस्तान है, तो उनके बीच में जो रेखा बनी उसे क्या कहा गया, सर रेड क्लिफ रेखा। और वो कौन सी योजना के तहत हुआ, माउंटबेटन योजना के तहत। कब हुआ, 3 जून 1947। अब मैं आपको एक बात गारंटी से कह सकता हूँ कि जो भी क्वेश्चन बनेगा बड़ा, वो यहाँ से बनेगा। एक 3 नंबर का क्वेश्चन आप यहाँ से मान ही लीजिए, क्योंकि इस बार ये क्वेश्चन आया नहीं है, तो अगली बार इस बार 2026 में आने की इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो हमें सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले पहली चुनौती डालनी है और लिखना है एकता के सूत्र में बंधे रहना। तो पहली चुनौती उस समय यह थी। उसके बाद जैसे जैसे मैंने यहाँ पे उतार रहा है वैसे वैसे आपको उतारना है। एकता की चुनौती में बंधे रहना। उसके बाद आपको कैसे रहेगा भारत अखंड, वैसे के जैसे नोट्स अपने बन रहे हैं वैसे के वैसे आपको क्वेश्चन
वहाँ पे आपको आंसर वहाँ पे लिखना है। अब दूसरी चुनौती क्या थी? लोकतंत्र को कायम रखना, कि लोकतंत्र कैसा होगा, मौलिक अधिकार क्या होंगे, लोगों के लिए अधिकार क्या होंगे, बस अपन को वो चीज़ देखनी है। तीसरी चुनौती क्या होगी? ऐसा विकास जिसमें समूचे समाज का भला हो, एसटी एससी वगैरह सबका भला हो, ये वाली बात। अब इसमें 1 या 2 नंबर से क्वेश्चन आएगा डीपीएसपी वैसे तो सब जानते हैं, नीति निर्देशक तत्व। इसमें अपन को ओनली क्या क्या याद रखना है? भाग 4 अनुच्छेद 36, 51, विचारधारा गांधीवादी, उदारवादी, समाजवादी, कहाँ से लाया गया था? आयरलैंड से लाया गया था और तेज बहादुर समिति से, ये याद रखा। और आपका 1 नंबर यहाँ से भी आ सकता है। अब मेन इस टॉपिक का बात यहाँ से छेड़ती है, मेन इस टॉपिक की बात यहाँ से छेड़ती है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत। अब क्या आएगा? दो राष्ट्र बनने का कारण क्या था? यदि अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो सीधा इसका आंसर आएगा द्विराष्ट्र सिद्धांत। भारत को 2 कौम का देश था, अलग अलग देश थे, भारत और पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम। मोहम्मद अली जिन्ना 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना और विरोध मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में कहा भाई हम तो अलग जाएंगे और हम हमारा अलग पाकिस्तान बना रहे, परंतु विरोध करने वाले कौन थे? जिनको पाकिस्तान नहीं बनाना था और पाकिस्तान नहीं जाना था, गफ्फर खां, सीमांत गांधी। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ कि यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आप इम्पोर्टेंट ही कर ही देना, क्योंकि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, परीक्षा के हिसाब से इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये क्वेश्चन आता ही आता है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो हमें याद रखना होगा कि सीमांत गांधी के नाम से गफ्फर खां को जाना जाता है। गफ्फर खां को क्यों जाना जाता है? क्योंकि गफ्फर खां ही एक ऐसे बंदे थे मुस्लिम समुदाय से जो कह रहे थे कि हमें पाकिस्तान नहीं बनाना है। वह मोहम्मद अली जिन्ना का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते थे। ओके, अब आगे जाएंगे हम। अब विभाजन की प्रक्रिया। अब विभाजन तो चलो हो गया, अब विभाजन की प्रक्रिया क्या थी भाई? हमने बांटा कैसे? विभाजन का प्रक्रिया, इंडिया को 2 भागों में बांटा गया। फिर जैसे जैसे अपन, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। विभाजन का जो आधार था वो धार्मिक बहुसंख्यक था, मतलब जिस जगह पे धर्म के लोग ज़्यादा होंगे उससे, जिस मुस्लिम समुदाय ज़्यादा है तो उसको पाकिस्तान, और जहाँ पे हिंदू ज़्यादा है उसको हिंदू, ऐसे करने का था। जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक पाकिस्तान, बाकी के हिस्से भारत। अब 2 इलाकों में मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी, एक पश्चिम में दूसरा पूर्व में। मैंने जो भारत का नक्शा बना के बताया है, इसे आप भी बना लीजिएगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कहाँ कहाँ मुस्लिम ज़्यादा थे। अब जोड़ने का तरीका नहीं, हर मुस्लिम पाक जाने के लिए तैयार नहीं। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेतांत खान अब्दुल गफ्फर खान द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ। अब इसमें यह है कि अब आप ही इसको लिखते लिखते बना के देख लेना, क्योंकि यदि अगर मैं आपको इतना डीप से बताऊंगा तो ये बहुत ही बड़ी वीडियो हो जाएगी। मैं इनको समझाऊंगा ज़रूर, बाद में समझूंगा, और यदि अगर आपको डीप इसको समझना है तो आप मुझे कमेंट करेगा। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कि आप समझ चुके हो या नहीं समझ चुके हो। अब पंजाब और बंगाल में मुस्लिम ज़्यादा थे। अब जो मैंने यहाँ लिख रखा है वो आपको वैसे का वैसे उतार देना है, आप समझ जाओगे। उसके बाद ये क्वेश्चन आ सकता है कि उस समय अल्पसंख्यकों की समस्या क्या थी, तो हमें याद रखना है उस समय अल्पसंख्यकों की समस्या, ये सब हमें याद कर लेना है। उसके बाद दूसरा सवाल क्या आया? अब भाई भारत में जो मुसलमान बाकी रह गए थे उनके साथ हमें क्या, मतलब बरतना चाहिए, उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आ सकता है, भारत ने कौन सा रास्ता चुना, तो वहाँ पे हमें समाधान क्या था? नागरिकता की कसौटी में धर्म नहीं, नागरिक चाहे जिस भी धर्म का हो उसका दर्जा बाकी के बराबर ही होना चाहिए। तो ये सब बातें जो मैंने यहाँ पे दे रखी है ये आपको लिखनी है, और ये कि आपको पेपर में भी उतारनी है। इसे आप इम्पोर्टेंट कर दीजिए, इसे आप इम्पोर्टेंट कर दीजिए। और फिर अपन आते हैं आगे। इसकी अभिव्यक्ति भारतीय संविधान में 5 आधार: जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण, भू विलय। इसकी अभिव्यक्ति भारतीय संविधान में, इसकी अभिव्यक्ति कैसी है? अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति कैसी है, तो ये अपन को बना देना है। अब उस समय भारत जो था, भारत 2 भागों में बांटा गया था ब्रिटिश इंडिया के समय, ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत और देसी रजवाड़े। अब आपको ये जो मैंने चार्ट बनाया है वो ऐसे कैसे बना देना है, और यदि अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो आप मुझे जल्दी से जल्दी इस वीडियो के एंड में, नोट्स बनाने के तुरंत ही बाद, आप मुझे लिखोगे कि भैया प्लीज़ डीप समझाने की एक वीडियो बना दीजिए। मैं हाथों हाथ वो वीडियो बनाऊंगा
और आपको ये पूरा चैप्टर समझा दूंगा, परंतु आपको मुझे बोलना होगा कि भैया हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो ही मैं इसको समझा पाऊंगा। बाकी ये वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी, मैं समझाने की वीडियो अलग से बनाऊंगा, तो आप प्लीज़ मुझे इसके बारे में बता दीजिएगा। अब आने के बाद समस्या क्या थी, भारत ब्रिटिश प्रभुत्व की समाप्ति से रजवाड़े भी। अब अपन की मेन बात यहाँ से आएगी, मेन बात ये आएगी, अब हमारा स्टार्ट होने वाला है एकीकरण। एकीकरण बहुत सारी जो अपनी गवर्नमेंट, अभी आप 12th में हैं, आगे जाके आप गवर्नमेंट की तैयारी भी करेंगे, तो उसमें भी ये एकीकरण के क्वेश्चन बहुत आते हैं, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, तो इसे आप ज़रूर देखिएगा। अब समस्या क्या थी कि रजवाड़े भी अब अलग हो चुके थे। यह फैसला राजा के हाथ में था कि अब वो मतलब हमारे से मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब एकीकरण के जो मेन पुरुष थे, एकीकरण करने वाले मेन पुरुष, एक नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष भी कहा जाता है और भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है और भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। तो ये जो पूरा टॉपिक है, इसको आप ढंग से देख लेंगे, ओके। और अब अपन चलते हैं आगे। अब समस्या के तेवर, अब जो त्रावणकोर के राजा ने अपने राज्य के आज़ाद रखने की घोषणा कर दी। अब क्या होगा, बहुत सारे राजा अपने आप को आज़ाद रखेंगे, बहुत सारे आज़ाद नहीं रखेंगे, तो अब उससे खतरा क्या होगा, सरकार का नज़रिया क्या है, वो सब आपको देखना है। मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, और यदि अगर आपको समझना है, मैंने पहले भी ये बात बोली, तो आप मुझे एक छोटा सा नीचे एक कमेंट में एक बात लिखेंगे, भैया प्लीज़ समझाने की वीडियो डाल दीजिए, तो मैं आपको 2 मिनट में अच्छे से पूरा टॉपिक कंप्लीट कराने वाली एक समझाने वाली वीडियो डाल दूंगा। पर उसके लिए आपको सिर्फ एक इतना सा एफर्ट डालना है कि भैया मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैंने नोट्स उतार दिए हैं, बस मुझे समझा दीजिए। बस इस बात को सुनते ही मैं जल्दी से जल्दी आपको इस वीडियो को समझा दूंगा। और दोस्तों प्लीज़, इसमें बहुत मेहनत लगती है, आप सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सरकार का नज़रिया, आप सरकार का इस पर क्या नज़रिया था वो लिखना है। यदि अगर आपको कुछ नज़र भी नहीं आ रहा हो, थोड़ी क्वालिटी की प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ ये भी मुझे बता दीजिएगा। अब हैदराबाद जो था, जो त्रावणकोर जो था, उसको कैसे भारत ने मिलाया, ये वाली बातें जो है, ये वाली बातें 4 नंबर में आएगी। ये वाली जितनी भी बातें हैं, ये वाली जितनी भी बातें हैं, ये 4 नंबर में आएगी। ये जो है 4 नंबर में आएगी। मैं पहले ही कह देता हूँ, ये 4 नंबर के क्वेश्चन है, प्लीज़ इनको ध्यान से पढ़िएगा, और ये 4 नंबर में आएगी, आप जल्दी जल्दी इन्हें समझ लीजिएगा। अब अपन चलते हैं नीचे, ये भी वही बात है। अब ये यहाँ से यहाँ तक 4 नंबर की पूरी बात हो गई, आपको इसे ध्यान से पढ़ना है। अब मणिपुर का विलय, मणिपुर का विलय आपको पढ़ना है। मणिपुर के विलय के बाद अब नीचे आएगा 1948 में चुनाव, संवैधानिक राजतंत्र कायम, मणिपुर का विलय भी हो जाएगा। फिर आएगा राज्य पुनर्गठन आयोग, इससे 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा। मेन मेन क्वेश्चन मैं इसके आपको बता देता हूँ। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बैठा, 1947 राज्य, ठीक है। जून 1940 भारतीय प्रांतीय आयोग बैठा। इसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, अध्यक्ष SK दत्त तिवारी। बस आपको ये वाला जो चार्ट है, इसको याद करना है, उसके अलावा आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, ये वाला याद किया। अब अपन आगे चलेंगे, क्योंकि जिस चीज़ में अपन को ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना, उसको नहीं डालेंगे। ये क्वेश्चन जरूर आएगा, दक्षिण भारत में भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश, नेता पोल्ली रमुल्लू। भाषा के आधार पर हिंसक, भाषा के आधार पर बनाने लगे तो हिंसा हो गई। और भारत का प्रथम राज्य, भाषा के आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन था, आंध्र प्रदेश था। कब था, कब बना, तो 1 अक्टूबर 1953 में। उसके बाद आपको कोई ज़्यादा याद नहीं रखना है, उसके बाद आपको सीधे नीचे आना है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जब अपने राज्य का पुनर्गठन हुआ तब कितने राज्य थे, कितने मतलब अपने क्या कहते हैं, कितने अपने UTS थे, कितने राज्य, कितने क्या थे, तो ये आपको यहाँ से ये आपको यहाँ पे याद करना होगा। आपको ओनली ये देखना होगा, बस ये देख लिया आपने और आपका काम हो जाएगा। उसके बाद जितने भी अपने अभी जो वर्तमान में जो अभी चल रहा है वो ये बताया गया है। और राज्य का पुनर्गठन के बाद अपन को नीचे आना है, ये बस ये नोट देख लेना। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन पर UT बना दिया गया, ये अपन को याद रखना है। अब राज्य का पुनर्गठन, नीचे की जो ये बातें हैं थोड़ा पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद ये इतनी ध्यान देने वाली चीज़ें नहीं है, परंतु इनको भी थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा।
इनको आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। पूर्व के सीमांकन खारिज, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, वायदा 1920 में नागपुर अधिवेशन में उनके प्रांतीय कांग्रेस समिति भाषा के आधार पर बनाई गई और पूर्व के सीमांकन खारिज हो गए। ये यदि अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो मेरे हिसाब से दूसरी बार पढ़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। परंतु यदि अगर आपको ज़रूरत हो, अगर इसको समझना हो तो प्लीज़, अभी मैं आपको किसी प्रकार का समझा नहीं रहा हूँ, इसलिए नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि अभी मैं आपको सिर्फ नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है अभी आपको नोट्स की ज़रूरत है। यदि अगर आपको समझना हो तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करिएगा, तो मैं आपको जल्दी से जल्दी समझा दूंगा। अब दोस्तों, मेरी आपकी एक ही सिफारिश है, मेरे को आपसे एक ही सिफारिश है कि प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो मुझे आप जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। और यदि अगर आपको इस चैप्टर को समझना हो, अगर आपको इस चैप्टर को समझना हो तो आप मुझे जल्दी से जल्दी इस चैप्टर के कमेंट में लिख दीजिएगा कि भैया डिटेल वीडियो प्लीज़, मैं आपको जल्दी जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी आपके पास बहुत टाइम है। 2026 के पेपर के हिसाब से मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, यदि अगर आप मेरे से जुड़े रहेंगे, यदि आप आज मेरे को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाला 2026 का एग्ज़ाम हम 90% ऊपर अप करके दिखाएंगे। तो प्लीज़ मेरे ऊपर विश्वास करिएगा। मैंने अभी 2025 में खुद ने 90% प्राप्त किए हैं। धन्यवाद, थैंक यू, आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। और आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें।